8 तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि वोटर्स कितने जागरूक हैं और बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और आप ये देखिए, न केवल बुजुर्ग बल्कि महिलाएं भी अधिक से अधिक संख्या में वोट कास्ट कर रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर को आप देख पाएंगे और दूल्हा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और ये पहली तस्वीर आप देख पाएंगे जब वैभव गहलोत ने वोट कास्ट किया, तस्वीर दूसरी जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला और इंग्ड फिंगर उन्होंने दिखाई जब मतदान करने के बाद बाहर निकले। तीसरी तस्वीर आप देख पाएंगे फर्स्ट टाइम वोटर ने वोट कास्ट किया। चौथी तस्वीर आप देख पाएंगे महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही है और ये काफी सुखद तस्वीर है। पांचवी तस्वीर आप देख पाएंगे बुजुर्ग, महिलाएं सभी यहां वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवी तस्वीर भी आप देख पाएंगे दूल्हा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है और ये देखिए मुस्कुराते हुए और संदेश देते हुए कि पहले मतदान फिर जलपान। इसके अलावा आप देख पाएंगे 7वीं तस्वीर देखिए आपके सामने और 8वीं तस्वीर भी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो अलग अलग शहरों का ये मिजाज बताते हुए वोटर्स कितने उत्साहित हैं ये बताती हुई, इस बात की तस्दीक करती हुई 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तो आज दूसरे चरण का मतदान है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीटीवी राजस्थान लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिए। और ये 8 तस्वीरें भी आपके सामने मैं लेकर आई हूं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर ने वोट कास्ट किया है, पूर्व सीएम ने वोट कास्ट किया है, दिग्गजों ने मतदान किया है, बुजुर्गों ने वोटिंग की है और दूल्हा भी मतदान करने के लिए पहुंचा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राजेश जी भी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी को करेंगे, लेकिन पहले सोमू के पास लिए चलते हैं। बांसवाड़ा में उनकी मौजूदगी है। बांसवाड़ा का परसेंटेज निकलकर सामने आया था सोमू 11 बजे तक का 30.04% वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का। अभी की क्या तस्वीरें नजर आ रही है सोमू? निश्चित रूप से देखिए, बांसवाड़ा में सबसे अधिक पोलिंग हुई है पूरे प्रदेश में और मैं अभी डूंगरपुर के शहरी इलाके में हूं। यहां भी मैं जिस बूथ पर आया हूं, यहां भी दो बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पे 40% के आसपास की पोलिंग हो चुकी है, दूसरे पर भी 30% से अधिक की पोलिंग हुई है। जाहिर तौर पे इस पूरे इलाके में जो वोटिंग पैटर्न है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उसमें किस तरह से वोटरों में उत्साह है। हालांकि इस वक्त अभी जब दोपहर का ये वक्त है तो कतारें थोड़ी छोटी हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन अहले सुबह बहुत लंबी कतारें थी और इसीलिए जो वोटिंग प्रतिशत है वो इस ओर पहुंच चुका है। जी मणि, बने रहिए, मैं रुक करूंगी आपका। और इन सब के बीच में राजेश जी भी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, एक सीट है जो कि हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें उसी पर बनी हुई है और यहाँ मैं बात कर रही हूँ बाड़मेर की। बाड़मेर में जब से निर्दलीय प्रत्याशी हैं भाटी, उनकी एंट्री हुई है, मुकाबला दिलचस्प हो चला है और कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मणि जी, ये जो सीट है इस पे बीजेपी तो बिल्कुल आउट हो चुकी है। आप देखना, बीजेपी की तो जमानत जब्त होने वाली है और जमानत बचाने में इनको बहुत जोर आ रहा है। टक्कर सिर्फ निर्दलीय की और कांग्रेस की ही है और उसका ये परिणाम है। जनता, आप देखिए जनता किस तरह से परेशान है। 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी, कितना कर्ज हो चुका देश पे, हर आदमी के ऊपर कितना कर्जा हो चुका। भाषणों के सिवाय देश में कुछ नहीं चल रहा है। उसको देखते हुए आप देखना सभी सीटों पे क्या हादसा होने वाला है। वहां ठीक है, इन्हीं का एक प्रत्याशी था, इसलिए उसी के कारण बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी से किस तरह के से लोग आशंकित हैं। बीजेपी का तो नाम ही खत्म हो गया। आज बीजेपी का कहीं झंडा नहीं दिखता, बीजेपी की कोई बात नहीं करता। सिर्फ बात एक प्रधानमंत्री जी की होती है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी की गारंटी चलती है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी से लोग वाकिफ हैं। वो किस तरह की प्रधानमंत्री जी की गारंटी है? प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए पर खाते में आने की गारंटी दी थी, वो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल के जो रेट थे वो 30-25 रुपए के लीटर बिकेंगे, वो भी कोई पूरी नहीं हुई। काला धन की जो गारंटी वो भी पूरी नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी होगी, वो भी पूरी नहीं हुई। इस तरह के जो नए वादे थे और जो कांग्रेस से जिस तरह का दबाव बना जाए, सरकारी मशीनरी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई जिस तरह से ये काम में ली जा रही है, वो सारी जनता देख रही है कि क्या प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये प्रजातंत्र की हत्या है और जिस तरह से काम चल रहा है जनता पूरी देख रही है। आप देखना इस समय जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा,
उसमें आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। जो इनकी करतूत जो की है उनका इनको परिणाम जरूर मिलेगा। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो सरकार ही नहीं बनने वाली, सरकार ही आप इंडिया की गठबंधन की बनेगी। आप देखना, आप इस तरह की बातें बड़ी तो क्या है, बातें बनाने से कुछ नहीं होता, काम करना जमीन पर पड़ता है। भाषण कितने दिन चलेंगे, जनता ऊब चुकी है इन लोगों के भाषणों से। आज लोग भाषण सुनना नहीं चाहते। आज आप देखिए मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ शांगा रेलवे की सभा की थी और इन्होंने रोड यात्रा की थी, उसमें 200 आदमी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 200 आदमी से बताओ। यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग होती है, उसमें 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत ही आक्रोशित है। मेरी मैं समझती हूँ इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कह रहा है, क्योंकि हेमंत गोयल जी हैं इस वक्त मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और पहला सवाल तो यही जो राजेश जी से मैंने किया था कि बाड़मेर एक हॉट सीट बनी हुई है, सभी की निगाहें उसी सीट पर टिकी हुई हैं, इस रूप में टिकी हुई जब से एंट्री लिया यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भाटी ने, लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि किसी तरह का नुकसान उसको नहीं होगा। पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा। और दूसरा ये कि बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी ने सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है, क्या ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाता हुआ इन चुनावों में नजर आ सकता है? देखिए मणि जी, पहले तो मैं जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो बात कर रहे थे उसका थोड़ा सा मैं आपको जवाब दे दूं, आपकी अगर इजाजत हो तो। देखिए, ये कह रहे थे कि बीजेपी ने इतने नारे दिए, इतने झूठे वायदे किए, तो फिर भाई बीजेपी 2 टर्म से क्यों जीत रही है? 2019 में राजस्थान से 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली, 2019 में मिल गई, पूरे देश में इनका डंका बज रहा है, फिर क्यों हो रहा है? और जहां तक ये बीजेपी की बात कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे, अरे आप क्यों भूल जाते हैं, 2 दिन पहले ही, परसों ही लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया। वो लोकेश शर्मा जो अशोक गहलोत की OHD रहे, छाया की तरह उनके साथ रहे, वो कितने बड़े आरोप लगाते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में अशोक गहलोत सरकार की लिप्तता थी, और अगर भजनलाल सरकार चाहेगी तो मैं उनको सबूत देने को तैयार हूं। और अब देखिए, फोन टेपिंग इसलिए करवाया जा रहा था, अवैध रूप से सरकार की एजेंसियां फोन टेपिंग करवा रही थी, अपने ही डिप्टी सीएम, अपने ही सरकार के डिप्टी सीएम और अपने ही सरकार के विधायकों की फोन टेपिंग हो रही थी। किस तरह कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, अब उनके ही OHD जो रहे वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों की पुष्टि इसलिए भी हो जाती है कि कुछ दिन पहले जो राजस्थान सरकार के DGP रहे BL सोनी साहब, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि अशोक गहलोत को पता था कि पेपर लीक हुए हैं, और वो गृह मंत्री होते हुए भी इस तरह की मीटिंग्स तक करना उचित नहीं समझते थे कि भाई कैसे पेपर लीक प्रकरण को रोका जाए, बल्कि इन मामलों को दबा। लेकिन हेमंत जी, राजनीतिक गलियारों से तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग आए हैं, ये कह रहे हैं राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि आखिर हार के बाद ही क्यों ये बयान सामने आ रहे हैं उनका, उससे पहले कहां थे वो? किनके बयान? लोकेश शर्मा ने जो बयान दिया है। नहीं, तो लोकेश शर्मा तो टिकट मांग रहा था, टिकट उसको नहीं मिला, हार की बात नहीं है। लोकेश शर्मा ने भीलवाड़ा से टिकट मांगी थी, बीकानेर से टिकट मांगी थी। अगर ये मान लिया जाए कि लोकेश शर्मा चूंकि फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बात कर रहे हैं, तो लेकिन वो तो 5 साल अशोक गहलोत के साथ रहे ना, और वो तो चुनौती दे रहे हैं। और अगर वो लोकेश शर्मा गलत बात कर रहे हैं तो अशोक गहलोत ने उसका काउंटर क्यों नहीं किया? कल अशोक गहलोत ने केवल इतना कहा कि मैं लोकेश शर्मा के जवाब का, बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। अगर वो पाक साफ हैं, अगर उनकी पेपर लीक प्रकरण में कोई लिप्तता नहीं थी तो उनको काउंटर करना चाहिए था। इसलिए, और फिर DGP BL सोनी वो ऑन रिकॉर्ड इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि तमाम सरकार केवल युवाओं के साथ छलावा उन्होंने किया। वो युवाओं के लिए सब, हम तो बस में टिकट फ्री करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इस तरह की बातें दिखावा कर रही थी। लेकिन हकीकत में सरकार ने बड़े स्तर पर पेपर लीक करवाए, करोड़ों युवाओं के साथ छल किया, और उसका नतीजा उनको 2023 के चुनावों में भुगतना पड़ा। ठीक है हेमंत जी, मैं आपका रुख करूंगी, बने रहिए आप मेरे साथ। बांसवाड़ा को लेकर भी आपसे मैं यहाँ पर जानकारी लूंगी, और बांसवाड़ा में सहयोगी सोमू आनंद की मौजूदगी है। सोमू, मैं आपके पास आ रही हूँ। बांसवाड़ा काफी रोचक यहाँ पर सीट हो चली है इस रूप में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है मालवीय को, कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने के लिए कहा था डामोर से, लेकिन नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, और उन्हीं के अब चुनाव चिन्ह पर डामोर मैदान में उतरे हुए हैं। BAP ने यहाँ पर राजकुमार रोध को उतारा है।
कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से समर्थन उन्होंने दिया था बीजेपी को, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है क्या? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस ने जो 3 सीटें अपनी गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ी, उन तीनों सीटों पर विधानसभा चुनाव के आंकड़े यह बताते हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। उसमें से बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी सीट ऐसी ही है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर चूंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस के नेता ये बात करते रहे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक इंडिया अलायंस बनाया है, और जाहिर तौर पे उसी के तहत यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान किया गया। और जब यह ऐलान हुआ था तभी से यह बात हो रही थी कि स्थानीय स्तर पे जो कांग्रेस के नेता थे वह नाराज थे, लेकिन बाद में वह नाराजगी दूर कर ली गई। और एक तरह से देखें तो कांग्रेस का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, कांग्रेस का जो एक बहुत बड़ा तबका है, वह यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आया। कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के विधायक जो है वो राजकुमार रोत के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद डामोर के नामांकन वापस न लेने के बाद ईवीएम पर हाथ का निशान भी है, लेकिन वो भूल चूक से अगर कोई वोटर वहां पर वोट करता है या फिर अरविंद डामोर अपनी क्षमता से जो कुछ वोट ला पाते हैं वही वोट आएगा। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता हैं, वे अरविंद डामोर को बहुत मदद करते हुए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर राजकुमार रोत बनाम महेंद्रजीत मालविया के बीच में दिखाई दे रही है, और उसमें अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक दोनों ही कड़ी टक्कर में है। लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है बांसवाड़ा डूंगरपुर की। चलिए ठीक है, बने रहिए सोमू। चूरू की यहाँ बात कर लेते हैं, अलग अलग सीटों के समीकरण यहाँ पर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। चूरू की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर और भी कई ऐसी सीट हैं यहाँ पर हेमंत जी, जहाँ पर हमने देखा है कि नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आई है नेताओं में, और उसी के बाद अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हैट्रिक की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है वो शायद ही ग्राउंड पर तस्वीर जो है यहाँ पर सामने आ पाए, क्योंकि कांग्रेस अब ये कह रही है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा और फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए मणि जी, कांग्रेस को फायदा कैसे मिलेगा ये बात मेरी बिल्कुल समझ से परे है। मैं आपको बताऊं कि बांसवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति फेल हुई, और एक तरह से बहुत बड़ी फेल्योर कांग्रेस की थी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को उन्होंने, अर्जुन बामनिया को उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने फॉर्म में दाखिल करने से मना कर दिया, और एंड टाइम पर जिनको उन्होंने सिंबल दिया उन्होंने दाखिल कर दिया फॉर्म, लेकिन बाद में उनका भारतीय आदिवासी पार्टी से उनका गठबंधन हो गया, तो उन्होंने अपना फॉर्म वापस लेने से मना कर दिया। और आज कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह अपील करनी पड़ रही है कि यहां पर आप कांग्रेस को वोट नहीं करें। देखिए कितनी बड़ी ये विडंबना है, असमंजस की स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने हो गई, और बहुत बड़ी नाराजगी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। और तो अब अगर कांग्रेस का वोट अगर गठबंधन की पार्टी बाप के साथ अगर शिफ्ट नहीं होता है तो कांग्रेस की रणनीति यहां पर फेल हो जाती है, और इसका सीधा सीधा फायदा मालवीय को मिलेगा। अब मालवीय यहाँ के मजबूत खिलाड़ी हैं, पुराने नेता हैं, और आदिवासी बेल्ट में उनका अपना एक अलग कद है, बहुत बड़ा नाम है। तो ये सही है कि बाप पार्टी यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल हतोत्साहित है, उदास है, और कैडर बिल्कुल यहां पर टूटा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है हेमंत जी, बने रहिए, आपका रुख करूंगी। और इन सबके बीच में सहयोगी जोधपुर में मौजूदगी अरुण हर्ष का रुख करते हुए, और अरुण हर्ष के साथ मौजूद हैं एसपी शहर के। अरुण हर्ष, जरा बातचीत करिए एसपी साहब से, और क्या कह रहे हैं तैयारी को लेकर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो सामने आ रहा है जोधपुर से वो ये बता रहा है कि वोटर्स इतनी संख्या में घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल मणि, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, वाकई प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। पहले चरण के बाद प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव था प्रतिशत बढ़ाने का, लेकिन अभी तक जिस तरह से 25% हुआ है, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखिए डीसीपी है, एक मिनट उनका फोन आ गया है कोई जयपुर से, तो वो बात करके वापस हमसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, जोधपुर की जो अगर बात की जाए, सुबह से 25% जिस तरह से मतदान हुआ है उसको लेकर चिंता है दोनों ही पार्टियों में बढ़ी हुई मणि, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद शायद शाम तक जब आंकड़े होंगे तो शायद प्रतिशत में सुधार होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में 68% तक की मतदान हुआ था, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि 68% तक जा पाएगा। पूरे जिले की बात करें, जोधपुर की जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभाओं में जिस तरह से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र आता है,
वहां पर 7 पर जो है बीजेपी का जिस तरह से विधायक है और पोलिंग बढ़ाने की जिम्मेवारी उन जनप्रतिनिधियों पर भी थी, लेकिन अभी तक वो रुझान नहीं आया। डीसीपी आगे हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव है, उनसे हम जान लेते हैं कि सर जिले में किस तरह की स्थिति है और क्या अभी चल रहा है। अभी फिलहाल इस समय तक तो किसी भी जगह से किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सुबह से पोलिंग परसेंटेज लगभग 25.75% हुआ है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा है हमारे पास। अभी नया अपडेट आने वाला है, 15-20 मिनट में आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई विशेष घटना का समाचार नहीं है। 1-2 जगह ईवीएम में कोई टेक्निकल ग्लिच की सूचना आई थी जिनको टेक्नीशियंस को बुला करके ठीक करा दिया गया है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कई लोगों को सुबह जो पहली बार वोटर्स थे जिन्होंने वहाँ पौधारोपण भी करवाया गया, आपके द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया था चुनाव आयोग के निर्देश। हाँ, जिला निर्वाचन अधिकारी की चुनाव आयोग के निर्देश में जो ये पहल की गई है, बड़ी अच्छी पहल है। हमारे यहाँ पर जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनसे पौधारोपण करवाया गया, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मिल करके पूरे शहर का राउंड लिया गया। कई सारे बूथ हम लोगों ने चेक किए, वल्नरेबल पॉइंट्स जो थे वो भी चेक किए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या किसी ने भी नहीं बताई। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग द्वारा जो बंदोबस्त किए गए हैं माकूल हैं, फोर्स उसके मुताबिक पूरी डिप्लॉयड है वहां पर। अरुण हर्ष, एक सवाल मेरा ये लीजिए आप इनसे, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि पहले जब चुनाव हुए तो करीब 68% मतदान हुआ, लेकिन इस बार जो रेशो निकलकर सामने आ रहा है करीब 1 बजे तक का, 11 बजे तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो निराश करने वाला है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं एसपी साहब? बिल्कुल, मैं यही बात करने वाला था और आपने सवाल कहा है कि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत घट रहा है, लोगों से क्या अपील करेंगे और क्या कारण मानते हैं लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? नहीं, लोगों से अपील पूर्व में भी सभी अधिकारियों द्वारा जारी की गई है। जहां तक मेरा मानना है कि इस समय तक लगभग 40% के आसपास पोल हो चुका होना चाहिए। 40 नहीं तो 35 तो हो ही गया होगा। जो ट्रेंड है, एक तो गर्मी है, शादी के सावे हैं, उनकी वजह से लोगों का बाहर जाना हुआ है। अब लोगों में जितना भी प्रयास किया जा सकता था लोगों को मोटिवेट करके बूथों तक लाने का, वो सभी किए जा रहे हैं। मणि, सबसे बड़ी बात यह है प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन लोगों में कहीं न कहीं एक देख सकते हैं तापमान जो बढ़ा हुआ है, शादी का सीजन भी है, तो लोग वहां भी व्यस्त है। लेकिन लोगों को ये चीज भी समझना चाहिए कि उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। राष्ट्र निर्माण में उन लोगों को बाहर आना चाहिए। प्रशासन अभी भी यही कह रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बूथ तक आए और अपने मतदान का प्रयोग करें। ठीक है, रहिए मेरे साथ आप। अरुण हर्ष, मेरे को करूंगा आपका, और सोमू आप भी बने रहिए लगातार, और हेमंत जी लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, नुकसान की दरअसल जो मैंने सवाल आपसे किया था वो दरअसल सवाल ये था कि यहाँ पर बात कर लिया जाए चूरू की, तो चूरू में टिकट काट दिया राहुल कसबा का, वो चले गए कांग्रेस पार्टी के साथ में, तो एक नुकसान तो ये हो गया जिसे कहा जा रहा है कथित तौर पर। और इसके अलावा बात कर ली जाए, यहाँ पर एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के साथ हो चले हैं, वो भी नाराजगी इसलिए थी कि साहब उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये सवाल था कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी सामने आ रही है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है कि इन चुनावों में? देखिए, मैं ये नहीं मान के चलता कि चूरू में जो राहुल कसबा है उनको टिकट नहीं मिला, तो ये भी माना जाता है कि राहुल कसबा और उनके फैमिली को बीजेपी ने कितनी बार मौका दिया, कितनी बार उनको सांसद बनाया। तो बीजेपी में ये सब नहीं चलता। बीजेपी में अपनी जो भूमिका पार्टी तय करती है, स्वयं व्यक्ति तय नहीं कर सकता। अब चूंकि उनके सामने जिनको टिकट दिया देवेंद्र झाझड़िया, वो एक आम किसान के बेटे हैं, बहुत सामान्य परिवार से निकले हुए हैं, देश में और दुनिया में उन्होंने नाम किया है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और बहुत साधारण से व्यक्ति के तौर पर। कई ऐसी सीट है जहां पर 3-3 बार एक ही कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। मसलन पाली की बात कर ली जाए तो 14 में भी पीपी चौधरी थे, 2019 में भी पीपी चौधरी थे, और 24 में भी उन्हीं मैदान में उतार दिया है, और भी कई ऐसी सीटें हैं। नहीं,
देखिए आप चूरू सीट की हम बात करें, चूरू में ये पक्का है कि चूरू में जो समीकरण सामने आए, क्योंकि चूरू में जो चुनाव अब जो हुआ है वो तो एक तरह से राजेंद्र सिंह राठौड़ की प्रतिष्ठा का सवाल वहां पर बन गया, क्योंकि पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में जो अदावत देखने को मिली राहुल कस्बा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में, तो ये एक राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि राजेंद्र राठौड़ ने राहुल कस्बा का टिकट कटवाया। हालांकि इसका जवाब राजेंद्र राठौड़ ने दिया, बोले मैं खुद राजसमंद से टिकट मांग रहा था, जब मैं खुद टिकट नहीं ले सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तो मेरी हैसियत किसी का टिकट कटवाने की कैसे हो सकती है। लेकिन तमाम बातों के बीच भले ही राहुल, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया को लेकर वहां पर दोनों ही जाट प्रत्याशी है, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को लेकर वहां पर एक सहानुभूति भी है, क्योंकि वो एक दिव्यांग है और दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने जो देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, और चूंकि वो किसी सत्ताधारी परिवार से नहीं आते हैं। लौटूंगे आपके पास। सोमू के पास ले चलते हैं, मौजूदगी है सोमू की बांसवाड़ा में। और सोमू, जरा ये बताइए कि कौन से मुद्दे यहाँ प्रभावी माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे, विधानसभा का होता है तो स्थानीय मुद्दे। क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो परेशानियां हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं, यानी कि स्थानीय मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दे लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो पूरा बांसवाड़ा और डूंगरपुर का इलाका है ये मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी पीछे है। और इस बार के चुनाव में अगर हम बात करें तो ट्राइबल आइडेंटिटी का सवाल, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उभर के सामने आया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत आदिवासी पार्टी ने इस पे जिस तरह का काम किया है और 70% आबादी जो है वह आदिवासी आबादी है, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और उसके साथ साथ रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो यहाँ पर खूब फैला हुआ है, लोग लगातार उसकी बात करते हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो पानी की समस्या जो है उसके बारे में ग्रामीण इलाकों में लोग कई बार बात करते हैं, और कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये सारे मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी जो है वो इस इलाके में साफ तौर पर देखी जा सकती है। चाहे आप बांसवाड़ा जाइए, डूंगरपुर जाइए, अगर कोई शहर से गांव की तरफ जाना चाहता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कमी है, और ये सारे मुद्दे चुनाव में जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जो 30% आबादी इस क्षेत्र की है उसमें प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो काफ़ी अहम है, और उनकी एक अपील भी है। इसलिए देखा हमने कि बांसवाड़ा में उनकी सभा भी हुई और आखिरी दौर में वो सभा हुई थी। तो जाहिर तौर पे इन सारे फैक्टर्स को साधना जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए प्रमुखता से चुनौती है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर अब भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो पहले गफलत हुई थी उसको सुलझा लिया गया है। अभी गोविंद सिंह डोटासरा भी पिछले दिनों यहाँ पर आए थे, उनकी सभा भी हुई थी, और उसके बाद से जो स्थानीय स्तर पे नेता हैं कांग्रेस के, चाहे कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया हो, अर्जुन बामनिया हो, ये सभी भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, और यही एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। अरुण हर्ष, आपने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण हर्ष। और हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।